तो आज के आपके करंट अफेयर्स 28 अगस्त 2021 के सबसे पहले एक लेक आई है आपकी। कल कौन सी लेक पड़ी थी करंट अफेयर में? सांबर। कल के करंट अफेयर में एक लेक थी सांबर जो पड़ती थी राजस्थान में। आज एक करंट अफेयर में लेक है दीपौर या दीपोर, एक ही बात है, जैसे मर्जी लिखो। देखो ये जो वर्ड होता है ना भील, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, असम, ये सारी जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे भील वर्ड का मतलब लेक होता है। ठीक है, इस साइड पे आपके, जैसे अगर आप उत्तराखंड की साइड देखोगे, ये जो आपके हिल स्टेशन है नैनीताल जैसे, ताल वर्ड का मतलब ही लेक ही होता है। ठीक है, तो वो शहर लेक के आसपास बना है, इस कारण उसका नाम ही नैनीताल उस तरीके से बन गया। पर वही नैनीताल, उससे आगे सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, वो सारे ताल है वहां पे। हाँ मतलब हिमाचल में भी है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ मतलब अलग अलग एरिया में ऐसे नाम होते हैं लेक्स के ही। ठीक है, इनके ऑपोजिट वर्ड कोई और यूज किए जाते हैं, तो इस तरीके से। तो दीपौर आपकी लेक है जो पड़ती है आपके असम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और साथ में लिखी, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ताजा पानी है इसके अंदर। ठीक है, ये एक रामसर साइट है और ये असम की ओनली रामसर साइट है। अब ये रामसर साइट क्या होती है ये मैं आपको अलग से समझाता हूँ। देखो, हमारे कंट्रोल में, जितने भी इंसानों के कंट्रोल में कोई भी वाटर बॉडी आई है, हमने उसके साथ क्या किया है? उसे पल्यूट कर दिया, पोल्यूशन से भरी हुई है। ठीक है, चाहे उसके अंदर प्लास्टिक गेर दिया हो, चाहे उसी के अंदर केमिकल गेरा है, कुछ भी गेर रहे हैं, सारा का सारा प्लास्टिक, केमिकल, हर चीज मिलके उस नदी के पानी, नदी हो चाहे लेक हो, कुछ भी हो, उसे खराब कर रही है। ठीक है, अब आपकी जितनी भी देश के अंदर लेक पड़ती हैं, पूरी दुनिया के अंदर, वैसे इंडिया के अंदर जो लेक्स पड़ती हैं, सारी कंट्रीज ना आपकी 1970s में एक बार मिली, 72 में मिली थी, 71 था, 71, हाँ मतलब 70 के स्टार्टिंग में, 71 या 72 के एक साल में से मिली थी। तो 1970s में आपके सारे दुनिया के देश, मतलब सारे दुनिया के देश एक जगह आके मिले थे रामसर शहर में। ये उसी के शहर के हमेशा नाम से ना कन्वेंशन पड़ती होती है। ये रामसर पड़ता कहाँ है? ये ईरान में पड़ता है। वहां पे आपका ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो लेक के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसे किस तरीके से कम किया जाए, कैसे एक साथ मिलके पूरी ह्यूमैनिटी इन लेक्स को साफ कर पाएगी। क्योंकि एक साथ मिलके काम करना क्यों जरूरी है? देखो, ऐसा कुछ हो सकता है कि लेट्स सपोज इंडिया में हमने किसी एक नए मेथड से लेक साफ कर ली, अब मैं पूरी दुनिया से अपना मेथड शेयर कर सकता हूं ना कि तुम भी ऐसे अपनी लेक साफ कर सकते हो। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी था जहां पे हम अपने आइडियाज को शेयर कर सके कि हम लेक ये साफ करेंगे और इसे इस तरीके से करेंगे। तो जितने भी देश आपके रामसर में इकट्ठे हुए थे, उन सबने मिलके एक कन्वेंशन साइन की, रामसर कन्वेंशन। इसके अंदर सारे देशों ने बोला ऐसी लेक्स जिनमें पोल्यूशन हो चुका है, ऑलरेडी पोल्यूटेड है, आर गेटिंग पोल्यूटेड, और एक्सपेक्टेड टू बी पोल्यूटेड। देखो, ऐसी जो नदियां जो ऑलरेडी गंदगी, ऐसी जो लेक्स हैं जो ऑलरेडी गंदगी से भर चुकी हैं, ऐसी जो अभी भर रही हैं हमें पता है, या ऐसी जहां पे अभी ट्रेंड शुरू ही हुआ है पर हमें पता है कि अगर अभी दखल नहीं दी आगे जाके ये लेक पोल्यूटेड हो जाएगी। तो तीन टाइप की आपकी लेक्स होगी ना। तो ऐसी सारी लेक्स को हर देश ने आइडेंटिफाई करना था, खुद हर देश ने खुद आइडेंटिफाई करना था, और इस रामसर के कन्वेंशन पे टाइम टू टाइम नाम सबमिट करते हैं। एक तरह से देखो, रामसर में और कुछ नहीं होता, तुम खुद क्या कहते हैं कन्वेंशन में नाम सबमिट करवाते हो कि देखो मैं अपने स्टेट में से, जैसे ये दीपौर जो है, मैं अपने इंडिया में से ये दीपौर लेक को सबमिट करता हूं, एक मतलब एग्जांपल के तौर पे इसे सबमिट करता हूं।
इसका कहने का क्या मतलब है कि देखो, अब मैं एक तरह से इंटरनेशनली सारी दुनिया के आगे कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं इस लेक को साफ करवाऊंगा। पढ़ना है। अब एक तरह से आपकी गवर्नमेंट की इज्जत की बात आ गई ना यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऐसे ही होते हैं जहां पे तुम साइड सबमिट करते हो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा देश कितना कैपेबल है अपनी चीजों को पूरा करने के लिए। तो उसके चलते हुए, मतलब इसी चीज के चलते हुए आपके सारे के सारे हम एफर्ट पुट करेंगे, और जिस दिन लेक साफ होगी सारी दुनिया में हम इस बात को फैलाएंगे कि इंडिया ने ये लेक साफ कर दी। तो हमारे लिए तारीफ की बात है। दूसरा, इंटरनेशनली जब ये न्यूज पब्लिश होगी तो ऑब्वियसली एक तरीके से टूरिज्म अट्रैक्शन बनती है इंडिया के लिए कि इंडिया की वो लेक बहुत सुंदर है, या इंडिया की लेक उस लेक पे बहुत काम कर रही है। तो अगर कोई असम जाएगा वो अपने आप दीपौर विजिट करेगा, तो वहां पे एक तो जो टूरिज्म से जो लोग अपना काम चला रहे हैं उनका काम भी बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा आपके इंडिया की पानी भी इसी तरीके से साफ हो जाएगा। तो हम एक तरह से खुद कमिटमेंट करते हैं कि हम कौन सी लेक साफ करेंगे। तो इंडिया की बहुत सारी लेक्स इसके अंदर हमने लिस्ट करवाई हुई है। जैसे इंडिया की सबसे पहले, मतलब जैसे कल जो सांबर थी वो भी लिस्टेड है इसके अंदर। ठीक है, सांबर भी एक तरह से आपकी रामसर साइट है, और भी इंडिया में जैसे आपकी श्रीनगर की डाल लेक सुना होगा, वो भी आपकी रामसर के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे सारी की सारी बहुत सारी आपके सबमिटेड। क्लियर है? तो इंडिया काम कर रहा है उनपे, जब हो जाएगा तब देखते हैं। हाँ जी, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी डिक्लेयर कर सकती है किसी को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंटरनेशनली क्योंकि बोल सकती है ना। हाँ, नहीं, स्टेट अपने आप में खुद भी कर सकती है साफ। उसे जरूरी नहीं है कि देखो साफ करना एक इंटरनेशनली बस तुम्हें दिखाने के लिए कि हम ये कर सकते हैं। ऐसे एक बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ना एक मिलता है आपकी जो बीचेस हैं, आप में से अगर कोई वहां, अगर किसी ने मुंबई कभी विजिट किया है, वहां की जो बीचेस है ना इतनी गंदी हैं कि तुम पानी में लिटरली वॉक करोगे ना, तुम्हारे ये प्लास्टिक तुम्हारे पैरों में फंसता ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ इंडिया का नहीं, बहुत सारे देशों का ऐसा हाल है कि बीचेस बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि लोग वहां खाते पीते हैं, वही अपना गंद फेंक आते हैं। अब बारिश आई, कुछ भी आया, वो सारा का सारा समुद्र में चला जाता है, या उसी रेत के अंदर दब जाता है सब कुछ। तो एक तरह से वहां का सारे के सारे जो स्पीशीज वहां रहते थे वो सारे डैमेज हो रहे हैं। तो वहां पे क्या है, हाँ, चौपाटी और जुहू बहुत ही गंदी है, मतलब ठीक है, सारी मुंबई की गंदी है, चौपाटी और जुहू तो क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। तो इसी कारण एक और इंटरनेशनल इनिशिएटिव बारे बताता हूँ। एक और इनिशिएटिव है जिसे कहते हैं, कभी ये करंट अफेयर में आ सकती है, ये करंट या पेपर में आ सकता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होती है? ऐसे, क्योंकि देखो फिर इन्वायरमेंट के ना हर साल हर पेपर में क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब ये क्वेश्चंस फिर यही है कि कहां से आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन इसी तरीके से करंट अफेयर से निकल के वहां से आ जाते हैं, मतलब ये अच्छे खासे करंट अफेयर में होते हैं। ठीक है, तो आपके ना दुनिया भर की बीचेस को एक चैलेंज दिया गया है कि कौन अपनी बीच को साफ करेगा। जो बीच हाईएस्ट लेवल की क्लीनलीनेस, सफाई मेंटेन करके रखेगी, उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए अपने आप एक नेचुरल अट्रैक्शन है। देखो, जब तुम समुद्र के पास घूमने जाना चाहते हो, तुम चाहते ही हो ना कि तुम्हें साफ पानी मिले, साफ बीचेस मिले, तो अपने आप ही एक नेचुरल सिलेक्शन होगी कि देखो जब तुमने घूमने जाना है, तुमने सुना कि इस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो 100% होगा कि ये बीच साफ ही होगी, ये बीच गंदी नहीं होगी।
अगर वो बीच गंदी है उसका सर्टिफिकेट वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें बीच साफ रखनी पड़ती है। तो यहां पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स पहले खुद सफाई करवाती है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि हमारी ये बीच का नाम प्लीज सबमिट कर दो। फिर यूनाइटेड नेशंस का एक पैनल बैठता है, पूरे यूनाइटेड नेशंस का एक ग्लोबल पैनल बैठता है, वो डिसाइड करता है इस बीच को सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और फिर फाइनली सर्टिफिकेशन मिलती है, ठीक है। तो कभी भी मतलब अगर घूमने भी जाओगे और देखना चाहते हो कि साफ बीच है या नहीं है, और उस बीच के जहां पे एंट्री होगी ना, वहां पे हमेशा बोर्ड, अगर इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है वहां लिखा होगा, ये बहुत ही शान की बात है। पर इंटरनेशनली कोई पैसा नहीं आता इसके लिए, कोई और तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर रहा, तुम्हें खुद बीच की सफाई रखनी है। हमारी बीच क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो सैंड हो वहां की, चाहे वाटर हो, ठीक है। और बहुत सारी फैसिलिटीज भी देनी पड़ती हैं, ड्रिंकिंग वाटर हो वहां पे, सब कुछ हो, ऐसी सारी चीजें, ठीक है। जैसे इंडिया की बहुत सारी लिस्टेड भी हैं, जैसे गुजरात की शिवराजपुर, फिर एक कपाड़ केरला में, ऐसे कुछ बीचेस हैं, ये इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, ये बहुत साफ बीचेस होंगे, ठीक है। क्लियर है। राधा नगर करके अंडमान एंड निकोबार के ऊपर बीच पड़ती है, उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये सर्टिफिकेशन इसलिए, अगर कोई रामसर साइट है तो अपने आप इंटरनेशनल मैप पे चलेगी, और अगर तुम साफ कर दोगे तो अपने आप आपका इसमें नाम बन जाएगा, ठीक है। अब रामसर साइट के अंदर ही एक और चीज बतानी है। देखो रामसर के अंदर हम वो सारी लेक्स लिस्ट कर रहे थे जिन्हें हम साफ करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी लेक्स भी है ना जो हद से ज्यादा गंदी हो चुकी हैं, या उनपे ऊपर ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि ये पूरी की पूरी अचानक ही गंदी हो सकती है। उसके लिए रामसर के अंडर ही ना एक अलग लिस्ट बनाई जाती है, उसे कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। देखो तुम अपनी लेक्स को रेकमेंड करते हो रामसर के लिए कि मेरी लिस्ट, मतलब ये मेरी लेक है, मैं इसे साफ करूंगा, इसे लिस्ट कर लो। उसके बाद ना रामसर के ऑफिशियल्स या ये चीजें बार बार वेरीफाई होती है कि क्या तुम उस लेक को साफ कर रहे हो या नहीं कर रहे। पर लेट्स सपोज सरकार ने लिस्ट करवा दिया था, पर उसके बाद सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, और पोल्यूशन होता जा रहा है, तो वो साइट अपने आप मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में चली जाती है कि ये लेक या तो बहुत गंदी हो चुकी है, या इसके ऊपर इमीडिएट थ्रेट है बहुत ज्यादा गंदे होने का, ठीक है। फ्यूचर का देखा जाए तो बस गंदी बहुत होने वाली है ये, तो इस लेक को अलग से एक रिकॉर्ड में, तो यहां पे अब सरकार की क्रिटिसिज्म होने लग जाती है। पहले तुमने खुद लिस्ट करवाया कि हम साफ करेंगे, नहीं कर पा रहे हो तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ जाओगे जहां पे सबसे गंदी लेक्स फीचर होती है, ठीक है। तो हमारी कुछ लेक्स मॉन्ट्रेक्स में भी है ऑब्वियसली, तो इस तरीके से फिर सरकार इनके ऊपर और ज्यादा जोर लगाती है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से तो बाहर निकाल लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इंटरनेशनली हम पोल्यूशन को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्लियर है। कौन सी लेक्स फीचर होती हैं इसमें, जो बहुत ज्यादा या तो गंदी हो चुकी है या इमीडिएटली उनपे होने का खतरा है, ठीक है। क्लियर है। अब ये क्यों है, अब यहाँ हो चुकी हैं, हो रही हैं या होने वाली हैं किसी भी स्टेज पे, ये मैंने क्यों तुम्हें बताया, ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन भी है यूपीएससी के। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, उसके नीचे जो सही आंसर था वो यही था, वो लेक्स जो या तो गंदी हो चुकी हैं या फ्यूचर में बहुत ज्यादा गंदी होने के चांसेस होल्ड करती हैं। क्लियर है। तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन भी बीच में से इसी तरीके से फीचर हो जाते हैं, इस कारण हमें ये चीजें पढ़नी है। कोई भी डाउट यहां तक, ठीक है। तो दीपौर भील आपके सामने है, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे बाकी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी गलत लिखा गया, सॉरी, ब्लैक होल लिखना था।
ठीक है। अब ब्लैक होल क्या होता है? अब आप सोलर सिस्टम में पढ़ते हो ना ब्लैक होल, ब्लैक होल होता क्या है अपने आप में? देखो आपका जब यूनिवर्स शुरू हुआ था ना, जब आपकी जो एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, उसी के अंदर ही ओरिजिनेशन में ही ब्लैक होल है। सारी दुनिया स्टार्टिंग में सिर्फ एक सिंगुलैरिटी, एक सिंगल आपके एटम के तौर पे एग्जिस्ट कर रही थी, एक सिंगल डॉट के तौर पे एग्जिस्ट कर रही थी। ये डॉट बर्स्ट हुआ और यही आपका यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ और आज भी आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यूनिवर्स फैलता जा रहा है। पर यूनिवर्स के अंदर ही ऐसी और डॉट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो इस यूनिवर्स को ना कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये होते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल आपके अपने आप में स्पेस के अंदर ऐसे डॉट्स इमर्ज हो जाते हैं, मतलब बहुत बड़े साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है, और छोटे साइज के भी हो सकते हैं, जैसे मर्जी हो सकते हैं, चलो थोड़े बड़े साइज का बना दो। ऐसे डॉट इमर्ज हो सकते हैं जो ना अपने आसपास हर चीज को खींच रहे होंगे। इनकी ग्रेविटी, ये आसपास तभी एक चीजों को खींच पा रहे हैं ना। ये खींच कब पाएंगे? जब ग्रेविटी ज्यादा होगी या कम होगी? ग्रेविटी अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है और हर चीज जाके सेंटर में जुड़ रही है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ आके जुड़ रहे हैं। तो इसके कारण यहां पे जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी? डेंसिटी भी मैक्सिमम होती है। तो यूनिवर्स के ऐसे पॉइंट्स, यूनिवर्स के अंदर, अब इसकी डेफिनेशन, यूनिवर्स के अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स जहां पे ग्रेविटी और डेंसिटी दोनों मैक्सिमम होती है। देखो सब कुछ घूम के जाके सेंटर में जा रहा है ना, तो हर पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहा है, तो वो डेंस ही होता जाएगा, जुड़ते जाएंगे ना एटम्स, वो बहुत ज्यादा डेंस होता जा रहा है। और वो जुड़ क्यों पा रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी का पुल इतना ज्यादा है, हर चीज को वो अंदर खींच रही है। ठीक है, तो इस तरीके से वो हर चीज जुड़ती जा रही है। तो ये ब्लैक होल की कभी भी कोई डेफिनेशन लिखनी है, ये दो वर्ड्स उस डेफिनेशन के अंदर होने चाहिए, ग्रेविटी हाईएस्ट होनी चाहिए और डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये ब्लैक होल की निशानी है। यही कारण है कि मतलब इसे ब्लैक होल कहते क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इवन, और ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इससे ना लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। अब लाइट काम कैसे करती है? देखो लाइट की दो प्रॉपर्टीज होती है ना, एक होता है आपका रिफ्लेक्शन और एक होती है रिफ्रैक्शन। ये क्या होती है? रिफ्लेक्ट होना और रिफ्रैक्ट होना क्या होता है? रिफ्लेक्ट का मतलब है किसी सरफेस से टकराई और वापस हो गई। रिफ्रैक्ट होता है किसी सरफेस, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को एंटर कर रही है तो अपना पाथ चेंज कर जाती है। ठीक है, ओरिजिनली ऐसे जाना था, किसी और पाथ पे चलेगी, ये होती है रिफ्रैक्शन। तो देखो हम रूम में, जैसे अभी हम रूम में बैठे हैं, हम एक दूसरे को देख कैसे पा रहे हैं? हम सबसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे ही ट्यूब से जो लाइट आई, ट्यूब से लाइट आके हम सबसे टकराई है, हर ऑब्जेक्ट से टकराई है, ये वापस टकरा के चारों ओर फैली। हमारी आईज क्या कर रही है? हमारी आईज यही जो वापस रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, इस आईज, हमारी आईज इसी लाइट को पकड़ रही है और उसी के कारण हमें हर चीज दिख रही है। ठीक है, तो यानी कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी किसी चीज से, वो तभी हमें दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इस ब्लैक होल में क्या है, यहां पे लाइट, जब इसके अंदर लाइट जाती है ना, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं आ पाती, वो इसी के अंदर ही खत्म हो जाती है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही काला रंग इस चीज के लिए माना जाता है कि वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है लाइट को। ठीक है, देखो अगर कहीं पे आपने ब्लैकेस्ट पेंट देखा है कभी? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं।
स्पेलिंग गलत हो गया, एक मिनट, बी मिस हो गया था। मैं ना बाकी सबको भी दिखाता हूँ। एक मिनट देना। हाँ, मुझे एक्चुअली पेंट का नाम नहीं पता। VANEA TA वेंटा ब्लैक। ओके, ये देखो, ये फोटोग्राफ देखो, ये एडिट नहीं किया हुआ बंदे ने। ये ऊपर देखोगे, ये बल्ब जग रहा है, मूस ब्लैक, पता नहीं अलग अलग नाम से बोलते होंगे, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर बल्ब जग रहा है। आम जब हम रूम में बैठे होते हैं, ये देखो बल्ब जग रहा है, सेम बल्ब पूरा रोशन हुआ हुआ है, अंदर सब दिख रहा है, ठीक है। ये बल्ब की लाइट क्योंकि हर जगह टकरा रही है, इसलिए अंदर ये दिख पा रहा है। वहीं पे दूसरा रूम अगर पूरा ब्लैक पेंट कर दोगे, ये लाइट आसपास सिर्फ इतने को एरिया में फैल पा रही है और कहीं नहीं जा रही, तो पूरा का पूरा डार्क एरिया हो गया। ये ना दुनिया का सबसे ब्लैकेस्ट पेंट है, ठीक है। ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पर ये हमें इस चीज को भी हेल्प करने, इस चीज को स्टडी करने में हेल्प करता है कि एक इसी चीज को एक लार्ज स्केल पे इमेजिन करो, ब्लैक होल के तौर पे, जो इतना डार्क है, जो किसी चीज को अपने से बाहर नहीं आने देगा। तो इसके अंदर भी कोई लाइट जाती है, वो इसके अंदर ही खत्म हो जाती है, वो बाहर आने ही नहीं देता। तो ये है ब्लैक होल, ठीक है। अब इसके साथ में मैं ये भी बता दूं कि आपके आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दी थी ब्लैक होल की, ब्लैक होल होते के। देखो, आपका ना आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, कभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं इसे, कभी पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछ ली, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, पर कोई पॉइंट पूछ लिया रिलेटिविटी का, मतलब कि रिलेटिविटी होती क्या है, या ब्लैक होल को थोड़ा एक्चुअली टेक्निकल तरीके से किसी पेपर में पूछ लिया, तो मैं आपको उस तरीके से समझा दूं। देखो, आइंस्टाइन ने बोला हर चीज आपकी स्पेस टाइम के एक ना फ्रेम में बनी हुई है, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से ग्रिड के तौर पे एग्जिस्ट करती है। ये है स्पेस टाइम, जिससे आपका ये पूरा ग्रिड बना हुआ है। हर प्लैनेट, हर स्टार इसी के अंदर अपनी जगह बना के टिका हुआ है। जहां पे कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है ना, हम क्या करते हैं वहां पे, मतलब जैसे लेट्स सपोज ये कोई प्लैनेट है, वो इसे ना थोड़ा सा बेंड कर देता है, उसका वेट होगा, उसकी ग्रेविटी पुल होगी, वो स्पेस और टाइम को हमेशा बेंड करेगा। जो आपके ब्लैक होल होते हैं ना, वो इतना बेंड कर देते हैं कि ये यहां से ना रप्चर कर जाता है, टूट जाता है। इसीलिए ब्लैक होल के अंदर कोई टाइम नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। यानी कि ब्लैक होल जहां पे बनेगा, वहां पे ये चीज ही एग्जिस्ट करनी बंद कर देगी, वहां पे स्पेस टाइम काम नहीं करते, ठीक है। वहां पे क्या होता है, जितने भी हम फिजिक्स के लॉस पढ़ते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, जितने भी ये फिजिक्स के लॉस थे, वहां पे कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। क्योंकि अभी देखो, जैसे मतलब इस प्लैनेट की थ्योरी को दूसरे तरीके से देखो, जैसे हम बैठे हैं, कोई टाइम निकल रहा है ना हमारे आसपास, लगातार टाइम पास कर रहा है, तुम कोई भी काम कर रहे हो सारा दिन, टाइम तो चलता जा रहा है ना, ठीक है। और टाइम के साथ हम भी एज करते जा रहे हैं, सब कुछ होता जा रहा है। दूसरी साइड पे तुमने कहीं पे, चाहे हम प्लैनेट्स इतने बड़े नहीं हैं, पर तुमने स्पेस तो ऑक्यूपाई की हुई है ना, तो इसे प्लैनेट स्केल पे देखोगे तो पूरे प्लैनेट ने भी एक जगह पे स्पेस, और प्लैनेट भी टाइम से चल रहा है, वैसे स्टार भी चल रहा होगा, जैसे हमारा सन है वो भी चल रहा है। पर जो ब्लैक होल है, वो जहां पे बनते हैं, बेसिकली होता क्या है, उसमें आसपास ना स्पेस टाइम एक तरह से ना फोल्ड होने लग जाता है अंदर, तो ये अंदर को इतना मुड़ चुका होता है कि ये रप्चर कर चुका है। तो यहाँ पे आपके
स्पेस और टाइम दोनों कोई लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे टाइम कभी नहीं होता। तो यानी कि कोई चीज, मतलब आइंस्टाइन का कहना क्या था, अगर यहां पे कोई चीज चली जाती है उसके लिए टाइम जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, टाइम रुक जाएगा बस। ठीक है, और इसी से ही वो थ्योरीज आती हैं कि टाइम ट्रैवल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब ये रप्चर बन गया, ठीक है, अब यहीं से आइंस्टाइन ने आगे अपनी टाइम ट्रैवल की थ्योरी बताई थी, जब ये रप्चर बन गया तुम यहां से पीछे टाइम में जब मर्जी जा सकते हो, अगर तुम इसे कंट्रोल करना सीख लो, पर वो सिर्फ थ्योरी है, ब्लैक होल को कंट्रोल करना फिलहाल के लिए इंसानों की बात, हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यानी कि तुम किसी भी टाइम जोन में प्रेजेंट हो सकते हो अगर तुम ब्लैक होल को काबू करना सीख जाओ, और वो हमें नहीं आता तो हम काबू भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यही चीज यहां पे ब्लैक होल बारे लिखी है। यहां तक कोई भी डाउट? अब अगला करंट अफेयर है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बारे। आपका अभी कुछ टाइम पहले एक एफकैट का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक रिन्यूएबल एनर्जी है या नहीं है। मैं वहां से शुरुआत करता हूं कि पेपर में क्या आया था, और फिर मैं बताता हूं करंट अफेयर से कैसे सिग्निफिकेंस बनते हैं। मतलब उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बारे ही क्यों पूछा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहली बात, रिन्यूएबल एनर्जी है या नहीं है। हाइड्रो मतलब जो डैम्स है, रिन्यूएबल होता है जो अनलिमिटेड है, तुम जितना मर्जी यूज कर सकते हो। जैसे सन हो गया, क्या सन कभी जाने वाला है? नहीं ना, सन तो हमेशा ही है, जब तक हमें पता है तब तक तो है ही। दूसरी साइड पे नॉन रिन्यूएबल के क्लासिक एग्जांपल है पेट्रोल, डीजल, ये जो क्रूड ऑयल है आपका, एक दिन तो खत्म हो ही जाना है। ठीक है, महंगा होता जा रहा है तो वो इसीलिए खत्म होता जाएगा। तो इसी तरीके से आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, एक बार डैम से पानी निकल गया, वो सेम पानी तो नहीं आने वाला, और ओवर द टाइम ग्लेशियर्स श्रिंक करते जा रहे हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्लीन एनर्जी जरूर बोल सकते हो, साफ है, पोल्यूशन नहीं हो रहा, पर रिन्यूएबल नहीं है। अब करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे बना, देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपके कुछ महीने पहले एक उत्तराखंड में इंसिडेंस हुआ है, क्या इंसिडेंस हुआ है? आपका ग्लेशियर फटा था, जिसके कारण फिर नीचे डैम भी टूट गया, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वर्कर्स वो सारे बह गए, साथ में बहुत सारी डेथ हुई थी। तो वहां से सबसे बेसिक क्वेश्चन उन्होंने बनाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या रिन्यूएबल है या नहीं। क्योंकि उसके बाद आपकी सरकार के ऊपर ना कई सारे क्वेश्चन खड़े हुए थे कि क्या हमें एक्चुअली इतने डैम्स बनाने की जरूरत है भी या नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे पास और भी तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, तो हम डैम्स क्यों बना रहे हैं। ठीक है, खासकर वो डैम्स जहां पे पानी इकट्ठा होता है, मतलब डैम तो शायद डैम की जगह बैरियर्स बनाने लग जाएंगे, पर डैम नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जहां पे पानी इकट्ठा होता है वहां पे आसपास के ना कई बार फिर पहाड़ टूटने लग जाते हैं, तो इस कारण पहाड़ों में डैम बनाना रिस्की भी है, आसान भी है, पर रिस्क ये है कि अगर टूटेगा तो फिर पूरा पहाड़ टूट के नीचे आता है। ठीक है, जैसे आपके 2013 में उत्तराखंड में, फिर से उत्तराखंडी, क्या हुआ था वहां पे केदारनाथ में, देखा था ना, टॉप पे क्या था, जहां पे केदारनाथ का मंदिर है, बिल्कुल उस पहाड़ के टॉप पे ना, वहां पे रेजरवायर था जहां पे पानी इकट्ठा किया होता है। ये नेचुरल रेजरवायर था, हमने बस इसे भर लिया था और यहाँ पे पानी स्टोर करके रखते थे नेचुरली। आपकी नेचर ने ही इसी तरीके से बनाया था, यहाँ पे लेक थी एक तरह से, हम बस उसके अंदर से पानी स्टोर करके रखते थे, तो हम उसे बार बार भर भी देते थे अगर वो कम भी हो जाता था। हुआ क्या, ये जो हमारा मतलब इसी को रीइंफोर्स किया हमने, यहीं पे जोड़ा, ये जो हमारी रीइंफोर्समेंट थी और जो अर्थ थी वो सारी की सारी यहाँ पे क्रैक कर गई पानी के वेट के कारण, और वही फटके इतनी बारिशों के कारण, क्योंकि इसका और पानी भरता रहा अंदर, उस टाइम 2013 में लगातार बारिश हो रही थी, उससे इतना भर गया। देखो पानी का बहुत वेट होता है, मतलब हम जब ग्लास में पकड़ते हैं तब इतना वेट नहीं महसूस होगा, पर पानी बहुत भारी चीज है।
तो पानी ने क्या किया, वो इतना इस वॉल के ऊपर जोर डाला कि वॉल ही टूट गई, और ये सारा पानी नीचे पूरे उस शहर में बहता है और सारे घर सारी चीज को तोड़ दिया। बिल्कुल, कहीं पे अगर हम डैम बनाते हैं वो अर्थक्वेक का कारण भी बन सकता है। साउथ इंडिया में देखो, मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, चलो जिन्होंने नहीं बताई, साउथ इंडिया ना मोस्टली 90% अर्थक्वेक इम्यून है। साउथ इंडिया में अर्थक्वेक नहीं आ सकते। पर हमने क्या किया, अब वहां पे ना एक डैम बनाया था कोयना नदी के ऊपर, ये महाराष्ट्र में है कोयना डैम। कोयना डैम ऐसी जगह पे बना दिया जहां पे नीचे ना मिट्टी सॉफ्ट है। उस मिट्टी सॉफ्ट होने के कारण आपके ना पानी हद से ज्यादा सॉइल के अंदर जाने लग गया। अब उसने क्या किया है, नीचे पत्थरों को इतना सॉफ्ट बना दिया कि पत्थर ना बार बार हिलते रहते हैं। तो कोयना डैम के आसपास का जो एरिया है वहां पे अर्थक्वेक आने लग गए। तो वो अपने आप में अर्थ ने उस जगह को स्टेबल बना के रखा हुआ था, हमने खराब कर दिया। तो ये ह्यूमंस के बहुत सारे इफेक्ट है। जैसे चाइना ने सबसे बड़ा दुनिया का लार्जेस्ट डैम बनाया है, वो इतना बड़ा डैम है कि एक जगह पे इतना पानी इकट्ठा कर दिया है, अर्थ की रोटेशन पे फर्क पड़ गया। मतलब फर्क दिखने में लगता है 0.0000 ऐसे करके फिगर आती है 1-2 सेकेंड्स, इतनी स्लो हुई है अर्थ अपनी रोटेशन में। पर अर्थ के मामलों में ये रोटेशन भी सिग्निफिकेंट होती है। तो इस तरीके से डैम्स और ये सारी एनर्जी को दोबारा सोचा जा रहा है किस तरीके से मैनेज करें। क्लियर है? तो ये चीज, तो इसी के चलते हुए अब मतलब ये आज न्यूज क्यों बनी है, क्योंकि सरकार ने आपके 9 डैम्स और बनाने का फैसला किया है। जो सरकार ने बोला कि देखो नए डैम्स अब नहीं बनेंगे पहाड़ों में, पर आपके टोटल 9 डैम्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी 50% से ज्यादा बन चुके थे। अब वहां पे कंस्ट्रक्शन रोकना समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि पैसा सारा लग चुका है, अब तो कंप्लीशन स्टेज पे पहुंचे बैठे हैं। तो 9 डैम्स को सरकार ने फाइनल करने का सोचा है। वैसे ऋषि गंगा जो रिवर है इसके ऊपर तब फ्लड आया था जब आपके उत्तराखंड में 200 लोग मारे गए थे और 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट डैमेज भी हो गए थे। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन खड़ा हुआ था कि आगे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए या ना बनाए। तो उसके बाद ही सरकार ने डिसाइड किया कि फिलहाल के लिए और नहीं बनाएंगे, पर जो 9 बन रहे हैं उन्हें यूटिलाइज करेंगे, उन्हें पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो ऋषि गंगा रिवर है ये उत्तराखंड में फ्लो करती है। ठीक है, नंदा देवी माउंटेन से निकलती है और यहीं पे आपका मतलब वहां से, क्योंकि ग्लेशियर है ना, नंदा देवी ग्लेशियर है, ये वहां से शुरू हुई। ठीक है, और नीचे फ्लो करती है। इसी के कारण ये एक नेशनल पार्क से भी निकलती है, नंदा देवी नेशनल पार्क से। अब एक करंट अफेयर के अंदर से दूसरी चीज आ गई। ठीक है, तो ऋषि गंगा रिवर किस नेशनल पार्क से फ्लो करती है? नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब इसके बाद आते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के ऊपर, ये तो वही मतलब उत्तराखंड में ही है। ठीक है, ये इसका नाम एक बड़े मतलब इसका नाम थोड़ा ये बड़ा हो गया है, एक ना नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क बन गया ये 2005 में इसका। पहले ये 2 अलग अलग नेशनल पार्क्स थे, अभी भी 2 अलग अलग ही हैं, एक तरह से एंट्री दोनों की अलग अलग है, पर एरिया को और बड़ा कर दिया गया है, 2 नेशनल पार्क जोड़ दिए गए हैं। ये वैली ऑफ फ्लावर ऐसी जगह है, देखो ये अपने आप में एक क्वेश्चन आता था कई बार कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये उत्तराखंड में है। ये कैसे सिग्निफिकेंट है? ये ऐसी वैली है जो समर्स में ना सारे के सारे पहाड़ और जो पूरी मतलब वैली के आसपास के पहाड़ और पूरी वैली जो है ना वो फ्लावर से भर जाती है। जैसे ही समर्स खत्म होंगे सारे फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे, फिर अगले साल दोबारा आएंगे। तो ये अपने आप में नेचर ने खुद वहां पे सारे फ्लावर्स इकट्ठे किए हुए हैं, हमने नहीं लगाए, अपने आप हुए हैं। तो हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, फिर लोग जाके फूल तोड़ तोड़ के बर्बाद ना कर दें, पर बाकी वो एरिया अपने आप नेचर ने बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये चीज एग्जिस्ट करती है। क्लियर है?
तो यहाँ पे आपके डियर, सेरो एक जानवर होता है और ताहिर एक जानवर होता है, ये ऐसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ये हम एनवायरनमेंट में करेंगे। स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है, ब्लैक बियर यहाँ पे पाया जाता है। ये दो जानवर याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, पंजाब पीसीएस में 2015 में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, पर उसके लिए ऑब्वियसली नॉलेज होनी चाहिए थी। क्वेश्चन आया है, रीसस मकाकू इंडिया में कहां कहां पाया जाता है? रीसस मकाकू होता क्या है? हाँ सर, जो हमारे आम होते हैं। बिल्कुल। देखो, जो आपके ये आम बंदर है ना, जो ये ब्राउन से कलर के हर जगह दिख जाते हैं, शहरों में भी दिखते हैं, पहाड़ों में भी दिखते हैं, उनका असली नाम, जो साइंटिफिक नेम है उनका, हिंदी में भी साइंटिफिक नेम यही होगा, पंजाबी में भी साइंटिफिक नेम यही होगा, इंग्लिश में भी यही होगा। रीसस मकाकू उनका असली नाम है। ठीक है, बंदर कह के सार देते हो, पर पेपर में सी बहुत ही आम चीज, क्योंकि हम हर चीज का साइंटिफिक, अब नहीं तो लोगों को ये भी लग सकता है कि यार कुछ भी पूछ लेते हैं पेपर में, पर आम बंदर है। ठीक है, हमने कभी बस उसका साइंटिफिक नेम नहीं चेक किया, देखते तो बंदर हर जगह है उन्हें। वो जो आपके मंकी है, जो कॉमन मंकी हमें दिखते हैं, उनका नाम है रीसस मैकाको। तो उसका ऑप्शन क्या था? सारे इंडिया में मिलते हैं, फाउंड ऑल अराउंड इंडिया, सारे इंडिया में वो मंकी मिलते ही मिलते हैं, जहां मर्जी चले जाओ। ठीक है, तो उसके लिए बस इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि रीसस मैकाको है क्या। वो हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे ऑब्वियसली, ये सारे जानवरों बारे, वहां पे कुछ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानवर है उनके साइंटिफिक नेम भी पढ़ेंगे। गिने चुने ही रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जानवरों को पढ़ना है, तो डरो मत, इतनी भी बड़ी नहीं है एनवायरनमेंट। पर एनवायरनमेंट के देखो क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस सरकार के लिए और हमारे लिए बढ़ रही है। इस कारण ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं हमें याद रखना जरूरी है। क्लियर है? तो अगर देखो, वैसे भी एक मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब भी तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज अगर तुम्हें ये सेरो एनिमल नहीं पता, सारा दिन स्मार्टफोन तो तुम्हारे पास है ही, तो जब करंट अफेयर पढ़ रहे होते हो उसे मिनिमाइज करो, सेरो सर्च करके देख लो। जानवरों को बेस्ट याद करने का तरीका होता है उन्हें हमेशा गूगल कर लो। जानवरों को या किसी भी बिल्डिंग को याद रखना है, उसे गूगल करके वो सारी की सारी चीज देख लो। अगर तुम रीसस मैकाको सर्च करोगे, तुम्हें वही बंदर आएगा। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा इसका नाम ये है। ठीक है, तो अपने आप तुम्हें उससे याद होने लग जाएंगी चीजें। तो हमेशा साथ में इनकी फोटो देख लिया करो। जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा होता है जिसका तुम्हें नहीं मतलब पता, उसे सर्च करके उसकी फोटो देख लिया करो। फोटो याद रह जाती है, टेक्स्ट चाहे भूल जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत है, साथ साथ वो सब कुछ करो। क्लियर है? एक और डैम भी, तेरी डैम जो बन रहा है आपका भी, ठीक है, ये भागीरथी रिवर के ऊपर बन रहा है उत्तराखंड पे, उत्तराखंड में। ये इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट, मतलब इंडिया का नहीं, दुनिया का फोर्थ हाईएस्ट, हाइट में फोर्थ हाईएस्ट डैम बनने वाला है। ठीक है, और इंडिया का हाईएस्ट डैम बनने वाला है। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? तेरी डैम उत्तराखंड में बन रहा है, किस रिवर के ऊपर? भागीरथी। बस ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये फैक्ट्स हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? अब अगला करंट अफेयर है, ये आपको ना किसी टाइम पक्का 100% है, खासकर जिन्होंने इसी साल पेपर देना है उनके लिए तो खासकर, नहीं इस साल नहीं आया तो अगले साल ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी, और वैसे भी। नॉन फंगेबल टोकन, ठीक है, शॉर्ट में एनएफटी। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि एनएफटी, कई बारी अखबारों में जो पढ़ते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसका सबसे बेसिक आंसर नॉन फंगेबल टोकन होगा। ये ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में आती है आजकल, स्टार्टिंग फ्रॉम इस साल के स्टार्टिंग से ये लगातार साल में बहुत बारी आपके पेपर में आ चुकी है। इसका पेपर में आने का कारण क्या है? इसका पेपर में आने का कारण है इसका यूज। देखो, लास्ट ईयर
जब सारी दुनिया को हर काम के लिए ऑनलाइन जाना पड़ा, एक और चीज आपकी ऑनलाइन चलेगी, वो है जैसे कि कोई भी अगर आपने आर्ट बेचनी है, म्यूजिक बेचना है, कुछ भी बेचना है, ऑनलाइन कुछ भी सेल करना है, लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज है जो आर्टिस्टिक वैल्यू होल्ड करती है, ठीक है। मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, ये मेरी पेंटिंग है और मैं इसे ऑक्शन करना चाहता हूं, ठीक है। अब ये ऑक्शन पे गई, ऑनलाइन ऑक्शन कर रहा हूं, मतलब ये मैंने कंप्यूटर में इमेज बनाई और मैं कंप्यूटर ई इमेज ही बेच रहा हूं। अब कोई कैसे बताएगा कि ये जो फोटो है ये उसने गूगल से नहीं डाउनलोड की बल्कि मुझसे खरीदी है, ओरिजिनल फोटो है उसके पास में। तो ऐसे तो मतलब सेम फोटो तुम नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ओरिजिनली अगर किसी ने डिजिटल आर्ट बनाई है, कोई भी डिजिटल आर्ट होगी, या आपका म्यूजिक हो गया, या आपकी कोई भी गेम होगी, कैसे पता चलेगा आपके पास ओरिजिनल चीज है? तो एक नई चीज इमर्ज हो रही है कि आप हमेशा, और लेट्स सपोज ये पेंटिंग आज किसी पर्सन ने मुझसे खरीद ली, चलो ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, 1 मिलियन में, ठीक है। उसे स्टिक फिगर बहुत पसंद थी, उसने मुझसे 1 मिलियन मिलियन, ठीक है। कल इस पर्सन ने किसी और अगले बंदे को बेच दी 2 मिलियन में। करते कराते ऐसे बिकती गई और 25 बंदे अभी तक खरीद चुके हैं। ये लगा लेते हैं कि 25 बंदों तक आगे जाती गई। ये जो एक दूसरे को आगे बेच रहे हैं, अगला बंदा इतने पैसे देगा ही क्यों अगर तुमने गूगल से डाउनलोड की हुई है? तो किसी तरीके से तो बताना जरूरी है ना कि मैंने इससे खरीदी है, ओरिजिनल आर्टिस्ट जो है मैंने उसी से खरीदी है। ये जो भी फेमस आर्टिस्ट होगा, चलो मुझे तो नहीं देने वाला कोई भी 1 मिलियन मेरी पेंटिंग के लिए, इसके लिए तो बिल्कुल नहीं देने वाला, ठीक है। मैं खुद ना 100 रुपए दूं ठीक है। पर ये जो पेंटिंग है, लेट्स सपोज ऐसी कोई भी जो बहुत फेमस आर्टिस्ट है और तुम्हें उसने डिजिटल आर्ट बना के दी, तुम दुनिया को बताना चाहते हो मैंने खरीदी है, ठीक है, अमीरों के शौक, ठीक है। तो इसके साथ क्या किया जाता है, एक ना डिजिटल टोकन जोड़ दिया जाता है। ये टोकन क्या होता है, एक तरह से ये सारे आज तक इसका कोई भी जो ओनर रहा होगा ना, उन सबकी लिस्ट साथ में जुड़ी होती है। मतलब इस आर्ट के साथ कोई भी क्लिक करोगे, मतलब सबसे पहले टोकन जो उसका ओरिजिनल ओनर था, आर्टिस्ट ही होगा, उसका नाम होगा। उसने ये किसे हैंड ओवर किया, वो उसका नाम आता है। उसने किसे हैंड ओवर किया, यानी कि ट्रांसफरेबल चीज है, किसी को तुम दे सकते हो। एक तरह से एक टोकन लगा लो, टोकन किसी को भी दे सकते हो। तो ये वो टोकन है कि ये रख लो, आज से ये तुम्हारी ओनरशिप। तो इंस्टेड के वो पेंटिंग, मतलब पेंटिंग का सबूत है कि वो टोकन आगे पास कर दिया जाता है कि आज से टोकन तुम्हारा हुआ। और ये एक ऐसा डिजिटल टोकन है जिस जो खुद एंट्री कर लेता है फिर अपनी आगे नाम की कि अब इसका ओनर ये बन गया। ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, ये एक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बन रही है, जिसके ऊपर आपने सुना ही होगा, हाइप तो हुई बहुत थी, बिटकॉइन। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है? एक ना टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। मतलब ऐसे तो एक नकली भी कोई लिस्ट बना के रख ले, अब पता कैसे चलेगा ये लिस्ट असली है जो नहीं है? ये टेक्नोलॉजी को जन्म दिया आपके बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी ने, इसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है ना, वो एक जगह स्टोर नहीं होता, आपके दुनिया भर के सर्वर से एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं, सारे दुनिया के सर्वर एक दूसरे से जोड़ दिए। अब यहां क्या होगा, हर कंप्यूटर, हर सर्वर अपनी ना लिस्ट खुद बनाएगा। तो अगर लेट्स सपोज तुम ओरिजिनल आर्टिस्ट थे, तुम उस टोकन को जनरेट करोगे सबसे पहले, तो एक एंट्री सारे कंप्यूटर्स में जाएगी कि ऐसा कोई टोकन जनरेट हुआ है। ठीक है, तुमने जनरेट करवाया ना टोकन, मतलब बिटकॉइन से ना जोड़ो, ब्लॉकचेन अपने आप में कैसे काम करती है, ब्लॉकचेन किसी भी चीज में जोड़ी जा सकती है, बिटकॉइन भी ऐसे काम करता है। अब बिटकॉइन एक पर्सन ने दूसरे को कॉइन कैसे दिया, क्या वो कॉइन कैसे काम कर रहा है, मतलब कॉइन वो डिजिटल कॉइन है, तो कैसे वो फॉरवर्ड हो रहा है, और फिजिकल करेंसी में नहीं एग्जिस्ट करते।
तो क्या पता चल रहा है कि मैंने खुद कोई चीज तुम्हें बना के नहीं दे दी और असली बिटकॉइन ही है, तो उसके पीछे भी नॉन फंगिबल टोकन जुड़े होते हैं। वो बिटकॉइन सबसे पहले कब जनरेट हुआ और किस पर्सन को अलॉट हुआ था, उसका नाम होगा। उसके बाद अगले किस पर्सन को गया, अगले किस पर्सन को गया, तो एक पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री बनती जाती है। यानी कि हर सिंगल करेंसी को ट्रेस किया जा सकता है कि ओरिजिनली कहां से ये शुरू हुई है। अब वही टेक्नोलॉजी हमने उठा के और फील्ड्स में भी लगानी शुरू कर दी है कि जैसे आर्ट बेचनी है, उसमें भी एक टोकन जनरेट कर देंगे, तो ओरिजिनल बंदे का नाम सबसे टॉप पे आ जाएगा। अब उसने किसी और को दिया, उसका नाम सेकंड आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि तुम जबरदस्ती यहां पे कोई इंसर्ट कर दोगे। ये सारे के सारे जितने भी आपके ब्लॉकचेन के अंदर ये काम कर रहे हैं, अगर एक सर्वर में कोई चेंज होता है ना, वो सारे सर्वर से वेरीफाई करता है कि क्या आपके अंदर भी ये चेंज हो रहा है। अगर बाकी सबके पास रिक्वेस्ट नहीं गई, ये रिक्वेस्ट भी कैंसिल हो जाती है। एक ही टाइम पे तो जो ओरिजिनल ओनर है वो सारी जगह पे पासवर्ड डाल के एंट्री करेगा एक ही बारी में, तो वो सारी एंट्री एक साथ होगी। अगर एंट्री एक साथ नहीं होती तो एंट्री कैंसिल हो जाती है। तो ये हैक प्रूफ है और इससे आपकी ऑनलाइन चीजें बेची जा सकती हैं, मतलब जो कभी फिजिकली आनी नहीं है, प्रिंट होनी नहीं है, ऑनलाइन जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका जो ओरिजिनल चीज लेना चाहते हैं वो नॉन फंगिबल टोकन से ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इस साल में करंट अफेयर फेब में बना था, ये आपके जो ट्विटर के ओनर हैं डॉर्सी, उन्होंने अपना सबसे पहला ट्वीट, जब ट्विटर शुरू किया था सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया था, वो अपना सबसे पहला ट्वीट ऑनलाइन बेचने के लिए लगाया। अब ट्वीट कभी फिजिकली तो आ नहीं सकता, ट्वीट तो ऑनलाइन ही है, तो वो जो ट्वीट था वो उन्होंने 2.5 मिलियन में बेचा था। अब जिसने खरीदा पहले तो वही पागल है, स्क्रीनशॉट रख ले, इतनी क्या बड़ी बात है, ठीक है। पर चलो अगले के शौक थे, खुला पैसा था हद से ज्यादा, ठीक है। तो अगले ने 2.5 मिलियन का वो ट्वीट की ओनरशिप ले ली, यानी कि अब वो डॉर्सी का नहीं रहा, अब वो उस पर्सन का होगा, ठीक है। अब वो आगे कभी किसी को बेचता है उसका नाम आ जाएगा। तो अब उस पर्सन को किसी को भी दिखाना है कि ये देखो ट्विटर का जो पहला ट्वीट था वो मैं ओन करता हूं, वो टोकन खोलेगा और उसमें दिखाएगा देखो डॉर्सी पहला ओनर था, अब मैं हूं, तो मुझे डायरेक्टली डॉर्सी से ही ये टोकन आया है। तो ऑब्वियसली वो उसकी लेजिटिमेसी प्रूफ करता है कि हाँ एक्चुअली ये चीज जेन्युइन है, ठीक है। क्लियर है? 2.5 मिलियन कितने हुए? 25 लाख डॉलर हैं, पर इंटू 70 भी तो कर दो। हाँ साहिबा उसमें लिखा हुआ है जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, बस ये ट्वीट है, ठीक है, और ये 2.5 मिलियन में बिका है। तो हाँ बस ऐसी चल रही है दुनिया, ठीक है। क्लियर है? तो ये होता है नॉन फंगेबल टोकन। तो आपको ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है नॉन फंगेबल टोकन किस चीज के काम आता है? ये ओनरशिप ट्रांसफर दिखाने के काम आता है, ठीक है। इसमें आप एक तरह से डिजिटल लेजर है, लेजर का मतलब होता है वो जहां पे एंट्री होती है, ठीक है। एक डिजिटल लेजर है जो ब्लॉकचेन पे काम करता है और ये सर्टिफिकेट करता है कि ये आपका ओरिजिनल चीज ही है, ये कभी भी इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। एक बार जो एक लेजर बन गया बस वही रहेगा, उसके अंदर बस नाम चेंज होते रहेंगे। तो टोकन एक्सचेंज हो सकता है, लेजर वही बना रहेगा, उसी के अंदर आगे एंट्री होती जाएगी। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? तो ये है आपके आज के करंट अफेयर्स।